पिछले 30 साल में बदकिस्मती से हमारा मुल्क सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जा रहा है। बांग्लादेश को देखिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया। हम दुनिया के सबसे बड़े भीखमंगे बन गए। हम IMF के पीछे दौड़े हैं, हम दूसरों के पीछे दौड़े हैं। वो हमने क्या किया, हमने 20 साल में 25 साल में पिछले में नॉन प्रोडक्ट लोन्स लिए और नॉन प्रोडक्टिव जगहों पे खर्च कर दिए। इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे गए पिछले 20-25 साल में इस मुल्क में कि जिनका खुमियाजा अगले 100 साल शायद हमें भुगतना पड़ेगा। अब तो ये खबरें सुन के दिल खून के आंसू भी नहीं रोता, क्योंकि रोने के लिए भी अब नहीं बचेगा कुछ भी। इंडस्ट्री तबाह है, मुल्क की मैशत किसी तरफ नहीं है, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं मिल रही। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। जी नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाए हैं, एक इंस्पायरिंग स्टोरी जो कि आपको मोटिवेट करेगी। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम शेख है और इनकी जो कैनन फॉर्म का हम हर दफ़ा सुनते हैं और हम खरीदते हैं, हम एड्स देखते हैं कैनन फॉर्म के। आज कैनन फॉर्म की हिस्ट्री जानेंगे, ये कैसे स्टार्ट किया गया और कितना इनको स्ट्रगल करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अरे सर, मुझे ये बताएं, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो बाकी फील्ड से डिफरेंट है, जिसकी आपको कैसे कहते हैं ना, मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो कैसे ये स्टार्ट करने का मौका आया, आइडिया है कि हमें इस पे काम करना चाहिए? फॉर्म तो मार्केट में और भी बहुत सारे थे। पाकिस्तान में एक्चुअली दुनिया में फॉर्म 1950s में आया। अच्छा। पाकिस्तान में फॉर्म अर्ली 60s में आया और उसके बाद 1978 तक 80 तक पाकिस्तान में 5-6 फॉर्म के मेजर ब्रांड्स बन गए थे और वो मार्केट में चल रहे थे। 1980s के बाद 1988 में हमारी फॉर्म फैक्ट्री आई। 5 मेजर ब्रांड्स थे। हमारा फॉर्म में आना थोड़ा सा इंसिडेंटली था। मेरे वाले साहब बेसिकली आर्टिफिशियल लेदर के इंपोर्टर थे। अच्छा। जो रिलेटेड ही है फॉर्म से बिजनेस, सोफा मटेरियल्स और वो इसी तरह की हाउस होल्ड में यूज़ होता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर्टिफिशियल लेदर। तो वो हमने वहीं से फॉर्म का वाले साहब ने और हमने सोचा, तो उस वक्त हम 95 में मैंने अपनी पढ़ाई से फारिग होकर ये फैक्ट्री का सोचा था और 98 में हम लोग प्रोडक्शन में आए। पाकिस्तान में 20 साल बाद कोई फॉर्म का ब्रांड आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मार्केट में जगह भी मौजूद थी। आगे हमने थोड़ी सी एफर्ट्स भी की, हमने कुछ ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार किया कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि रिलैक्स टाइम था 20 साल से, उनको कंपटीशन नहीं मिल रहा था। एक मोनोपली, सेमी मोनोपली की आप कह लें कि पोजीशन क्रिएट हो चुकी हुई थी मार्केट में। वो एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल थे। तो हमारे आने से थोड़ा सा मार्केट में हलचल आई और जब वो हलचल आई तो जगह बन गई। लेकिन इत्तेफाक की बात, आपको ये मज़े की बात बताता हूँ कि अगले जैसे पिछले 20 साल में एक फॉर्म फैक्ट्री लगी, लेकिन अगले 20 साल में कमोबेश 12-13 फॉर्म फैक्ट्रियाँ नहीं लगी। 12-13, लेकिन उनमें से फिर बहुत सारी वक्त के साथ जो हैं वो प्रोडक्शन जो बंद हो गई और यहाँ बहुत लो लेवल पे चले गए हैं प्रोडक्शन में। तो इस वक्त पाकिस्तान में 4-5 मेजर ब्रांड ही काम कर रहे हैं और वो पुराने ही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उनमें से एक अब हम भी शामिल हैं। आपका टॉप रैंक में शुमार किया जाता है कैनन को। और कैनन फॉर्म के बारे में हम ये कहते हैं, जब हम कोई सोफ़ा लेते हैं या हम कोई मैट्रेस लेते हैं, हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई लाइफ टाइम का। ये क्वालिटी कैसे मेंटेन की और कैसे कम्पीट किया बाकी जो मार्केट में फॉर्म थे? एक्चुअली देखिए, क्वालिटी फॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में बनाया जा रहा हो, वो सेम ही होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन से फॉर्म बनता है और ये इसका सारा फार्मूला एक ही है। ये क्वालिटी और गारंटीज जो हैं ये डेंसिटी से, पर्स के क्यूबिक मीटर्स के में से निकाली जाती है। जितनी अच्छी डेंसिटी होगी उतना ही लॉन्ग लाइफ होगा। आप जैसे कह रही हैं कि 10 साल या 15 साल की जो गारंटी है, तो ये डेंसिटी है तकरीबन 30+ डेंसिटी दुनिया में एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। उसकी गारंटी दुनिया में भी तकरीबन को 10 साल के लगभग है। फिर इसी तरह से आप जैसे जैसे डेंसिटी कम होती चली जाती है और वो क्वालिटी नीचे होती जाती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमें, जो कि तमाम हमारी मेजॉरिटी इंडस्ट्री ही इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है
फॉर्म भी रॉ मटेरियल्स बाहर से ही आते हैं। तो पिछले कुछ अरसे में जो हमारे यहाँ डॉलर की प्राइस डॉलर का रेट बहुत इंक्रीज़ हुआ, उससे हमारी जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। तो अब क्वालिटी के लिए थोड़ा सा महंगाई, आप समझ लें कि जिन्होंने क्वालिटी अच्छी खरीदनी है उनको फॉर्म थोड़ा महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो लेकिन इस वक्त भी बिक रहा है, बेहतरीन है। अपने रीजन के हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी कीमत में एक अच्छी क्वालिटी कस्टमर को दी जाए, जो कुछ अर्सा उसके पास उसकी जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको सही तरह से पे बैक कर सके। बल्कि हमारी तो यही ख्वाहिश रहती है कि किसी तरह कॉस्ट कम रखी जाए, लेकिन आप देखें एनर्जी कॉस्ट रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, पेट्रोल कॉस्ट बढ़ रही है, हमारा डॉलर जो है ये भी कुछ अरसे से तो चलो 278-80 के फ्लक्चुएटेड है, लेकिन आप अगर इसको 125 से राइज लेके और पिछले 10-15 सालों में जो ये इंक्रीज़ आई है, उससे हमें एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और लॉसेस बेयर करने पड़े हैं कि हमारी प्रोडक्शंस कम हो रही हैं। कीमत बढ़ने से ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, जिससे नुकसान हो रहा है और प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो सर इसको कैसे कवर किया जाएगा? हुकूमत इस पर कोई काम कर रही है? देखिए, मैं इसकी एक आपको मिसाल ही देता हूँ कि हुकूमत काम कर रही है, तो ये आपको मेरे से पूछने की बजाय ना फौरी तौर पे अपने आप में सोच लेना चाहिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो रही है। क्या आपके जो गिरदोनवा में फॉर्म तो एक असेंशियल आइटम है, नॉन असेंशियल आइटम है। असेंशियल आइटम्स में आपकी रोज़मर्रा की मेडिसिन हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या उनकी कीमतों में कोई कमी आ रही है? नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि हुकूमत इस चीज़ पर कोई काम नहीं कर रही। अगर उन चीज़ों में कोई कमी आती हुई नज़र आए तो फिर ऐसी लग्जरी आइटम जिसको हम कह सकते हैं, जो आप फॉर्म का गद्दा अगर आप नहीं भी बदलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपने खाना तो खाना है ना, आपने घी तो लेना है ना, आपने रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी दवाई तो लेनी है। अगर उसके लिए भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि फॉर्म जैसी आइटम के लिए या और ऐसी दूसरी आइटम्स के लिए कोई रिलीफ मिल रहा हो। अभी आप अपने रीजन में देखें, मैं रीजन से मुराद इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लेता हूँ, तो पिछले 30 साल में बदकिस्मती से हमारा मुल्क सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जा रहा है। आप इंडिया की तरक्की देखें, पिछले 14-15 साल में, 20 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ गया। बांग्लादेश को देखें, वो दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े भीखमंगे बन गए। हम IMF के पीछे दौड़ रहे हैं, हम दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं। वो हमने क्या किया है, हमने 20 साल में, 25 साल में, पिछले में नॉन प्रोडक्ट लोन्स लिए और नॉन प्रोडक्टिव जगहों पे खर्च कर दिए। आपका क्या ख्याल है कि कर्जा लेके मेट्रो बनाई जाए कि और उसमें भी सब्सिडी दे दी जाए? यानी कि एक आपने कर्जा लिया, उसको फिर ऐसे काम में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें आगे से लॉस है। कर्जा लेके तो आपको ऐसे काम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो आपको प्रॉफिट दे, ताकि आप अपना कर्जा भी उतार सकें और आप जो उससे प्रॉफिट आए उससे रफाई कामों में भी अपनी आवाम की भलाई के लिए भी खर्च कर सकें। हमने ऑरेंज ट्रेन बना ली जिससे आज भी सब्सिडी दे रहे हैं और हम उसके कर्जे भी उतार रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे गए पिछले 20-25 साल में इस मुल्क में कि जिनका खुमियाजा अगले 100 साल शायद हमें भुगतना पड़ेगा। ये पॉलिसीज़ आज भी तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें आज भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। आप आज नई हुकूमत को आए 1.5 माह हो गया तकरीबन, आप आज भी उठा के देख लें, रोज़ नया कहानी मिल रही है। कभी हमें पता लग रहा है कि जी इतने अरब का हेलीकॉप्टर ख़रीदने जा रहे हैं, कभी हमें पता लगता है कि इतने करोड़ लगा के नए दफातर बनाने शुरू कर दिए गए हैं। आज ही की न्यूज़ है कि जी एक नया ऑफिस बन रहा है 12 करोड़ रुपया उसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए लाहौर में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनने लगा है। अब तो ये खबरें सुन के दिल खून के आंसू भी नहीं रोता, क्योंकि रोने के लिए भी अब नहीं बचे बाकी कुछ भी। इंडस्ट्री तबाह है, मुल्क की मैशत किसी तरफ नहीं है, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं मिल रही। कराची, लाहौर में आप देखिए कैसे बुरे हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के। तो अभी ये एक तरह की सर्जरी की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितने बेहतर तरीके से मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने आपसे ये भी सवाल करना है, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आप बता रहे हैं कि अभी वो पिस रहा है, इस बहुत बुरी तरह पिस रहा है,
हुकूमत आगे जैसे कि बजट पास हो जाना और कहा जा रहा है कि ताजरों के लिए भी कुछ बजट उन्होंने इंक्रीज किया, उनके टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर फिर कैसे आप मन करेंगे? देखिए, ये एक बड़ी मज़े की बात मैं आपसे ये भी शेयर करता हूँ कि आप देखिए पिछले साल 2022 में दिसंबर में पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी और ये PDM गवर्नमेंट थी और वही केयर टेकर आ रही थी, तो इन्होंने इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। लेकिन अब इंपोर्ट पे पाबंदी लगने का क्या मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री बंद होगी? अंडरस्टूड था, सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता था इंडस्ट्री बंद होगी। FDR ने अपने टैक्स अदा पूरे करने के लिए लोगों को नोटिस भेजनी शुरू कर दी। अब जब आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट की वजह से लोगों की इंडस्ट्री बंद हुई है, लोग बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें दे के सर्वाइवल की पोजीशन पे बैठे हैं और आप लोगों को उल्टा टैक्सेस दे रहे हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं और आप उनको, इससे क्या होता है? बिजनेसमैन मजीद अंडर प्रेशर आता है। जो चीज़ बेहतर हो सकती है वो ख़राबी की तरफ जा रही है, आप उसके माइंड को मजीद डिप्रेशन में दे रहे हैं। वो पहले सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और आप जैसे ऐसे लेटर्स और ऐसे आपकी जो नोटिस हैं वो उनको मजीद डिप्रेशन में करते हैं, नुकसान होता है इंडस्ट्री, उसका दिमाग। इसी वजह से लोग इस प्रेशर को रिलीफ करने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान से फिर बाहर जाया जाए, फिर इसीलिए लोग मूव करते हैं। आप अगर उनको इन बुरे हालात में उसको पता एहसास ही हो जाए ना, आपने करना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एहसास देना है। अगर आप उसको ये एहसास दे दें कि यार हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो शायद बेहतर वक्त की उम्मीद में यहाँ पे फिर रहने की कोशिश करे। हमने तो उससे एहसास भी छीन लिया कि भाई बेहतर वक्त आएगा, इसका एहसास भी ख़त्म हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप यंग जनरेशन जो कि इंडस्ट्री लगाना चाहती है, पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना तो इस वक्त मेरे ख्याल में फिजिबल नज़र नहीं आ रहा, बहुत हालात टफ है। लेकिन मैं बहुत अरसे से, मेरा कई यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इत्तेफाक होता है, मैं वहाँ बात करता हूँ कि इत्तेफाक से हमारे यहाँ कोई नया एंटरप्रेन्योर, नया विजन, नया स्टार्टअप ही शुरू नहीं होता। आप देखिए दुनिया भर में नए स्टार्टअप्स हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, वहाँ पे लोग छोटे छोटे, इंडिया जैसे मुल्क में, बांग्लादेश जैसे मुल्क में खो खो को लोग प्रमोट कर रहे हैं, कार्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ की डेवलपमेंट ही नहीं है। आपने अभी पाकिस्तान में एक बड़ी मज़े की चीज़ ये हुई कि अभी आप देखिए कि जी हमारे यहाँ एक ये बड़ा अच्छा ट्रेंड बना, गज़ा सेफ, गज़ा फ़लस्तीन को करते हुए हमने कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स को बाइकआउट कर दिया। उससे एक चेंज आई है। हमारे लोकल ब्रांड्स, हमारे घरों में भी बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज के और डिफरेंट चीज़ों के, फास्ट फूड की स्पेशली, और लोकल जो ये कोक बनाने वाले, कोका, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज हैं, इनको बड़ी प्रमोशन मिली। तो क्या ये सिर्फ एक गज़ा के नाम पे ही हो सकता है? ये पाकिस्तान के नाम पे भी हो सकता है। और गज़ा तो बहुत दूर मर रहा है कोई। आप पाकिस्तान में अपने जो गरीब बहन भाई हैं, जो दूसरे दोस्त हैं, साथी हैं, ये सोच के कि हमारा जो इनसे ख़रीदा हुआ सौदा है वो इनके बिज़नेस को प्रमोट करेगा, हमारी इनकी तरफ हेल्प हो जाएगी, आप गज़ा की हेल्प को छोड़ के वो अपनी जगह रखें। सिर्फ ये सोच के ऐसे नए दुकानदारों से, नए लोगों से जाके, और उस दुकानदार और उस नए एंटरप्रेन्योर को भी ये चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, अपने मार्जिन्स को छोटे करे। 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। 25 करोड़ में कितने नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहे हैं, कितने नए स्टार्टअप्स हैं? क्या हमारी यूनिवर्सिटियाँ कहीं लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स पैदा कर रही हैं, लेकिन क्या हम किसी स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर, क्या हम उसको बिजनेस माइंडेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम नौकरी पेशा, मुलाजमत और मुलाजिम पैदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जाके नौकरी कर लो, तुम लोग आसान तरीका है, कारोबार करोगे, टेंशन में रहोगे, सुबह से रात 24 घंटे की टेंशन होगी, तुम जाके नौकरी करो। सेल्स में होगे तो 8 घंटे सेल्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी, अकाउंट्स में होगे तो 8 घंटे अकाउंट्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी, फैक्ट्री में बैठा हुआ फैक्ट्री की शिफ्ट देखेगा। जो मालिक है, जो दुकानदार है, उसने हर चीज़ देखनी होती है। देखिए, आप एक छोटे से दुकानदार को देखिए, उसने स्टॉक्स भी पूरा करना है, उसने सेल भी करनी है, उसने बायर से भी अपने राब्ता रखना है, उसने अपने पीछे से सप्लायर से भी राब्ता रखना है। एक 24 घंटे की ड्यूटी है। हम लोगों को ये इस तरफ कायल ही नहीं कर रहे। हम उनको कहते हैं छोटा माइंड, नौकरी कर लो 8 घंटे की, बस यही तुम्हारे लिए बहुत है। हम उनको नौकरी से बाहर ला ही नहीं रहे, हम उनको VN ही नहीं दे रहे।
हम कंप्यूटर की भेड़ चाल पे चल पड़े, हमने लोगों को बीएससी कंप्यूटर्स करानी शुरू कर दी, एंटरप्रेन्योरशिप। वो आज पता लग रहा है ना वो आगे के ना पीछे के, इतने लोग हो गए हैं, वो हर 4 दिन कहीं नौकरी करता है जाके, उसके बाद वो सोचता है मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं अपना जाकर कॉल सेंटर बना लूँ, अब मैं अपना गेमिंग सेंटर बना लूँ। 6 लोगों को इकट्ठा करता है, 4 दिन आर्डर नहीं मिलते, वही पैसे जो 4 इकट्ठे करता है वही गवा के फिर नौकरी ढूंढने चल पड़ता है, उतनी देर में कोई और आके उसको जगह कवर कर गया। तो ये चीज़ें बच्चों को एजुकेट करने की, कौम बनाने की ज़रूरत है। हम आज तक 75 सालों में कौम बनाने की तरफ नहीं आ सके। हमने भट्टो साहब के दौर के बाद बदकिस्मती से इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी पठा बिठाया। उसके बाद से आप देखिए हमारा मुल्क ज़वाल का शिकार है। भट्टो साहब ऐसी मोहब्बत करके इस मुल्क के साथ इंडस्ट्रियाँ लोगों से छीन के कि हम लोग नीचे की तरफ ऐसे ही गिरे हैं, और उसके बाद हम ट्रेडर और अभी तक, और हमें किसी ने उठाने की भी कोशिश नहीं की। अभी तक किसी ने ऐसी कोशिश ही नहीं की कि कौम को एक नया जज्बा, एक नया डायरेक्शन, एक नई रूह तो दे। कुछ डायरेक्शन मिलने की, देखिए कौमें डायरेक्शन से तरक्की करती हैं, कौमें भेड़ चाल से तरक्की नहीं करती, उनको लीड करना पड़ता है फ्रंट से। चाइना आपके सामने मिसाल है, चाइना ने कितना अरसा दुनिया के दरवाजे अपने आप पे बंद रखे, लेकिन जब खोले हैं तो दुनिया को फतह किया। इंडिया को देखें आप, उनके आज से 15-20 साल पहले तक आप उनके देखें, उनका प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर कार में फिरता था, जब आपका प्राइम मिनिस्टर मर्सिडीज ने दुनिया की बेहतरीन एंजॉय कर रहा था, उनका प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर में फिर रहा था। लेकिन आज नतीजा देखिए कि आप भीखमंगे हो गए हैं और वो दुनिया के बेहतरीन गाड़ियां अपने मुल्क में बना रहे हैं। आज वो काबिल फ़ख्र है। हमने वो अयाशियों में पैसा ज़ाया कर दिया, उन्होंने कौम बनाने में पैसा लगाया, आज वो दुनिया की बेहतरीन कौमें बनने जा रही हैं। नो डाउट। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब, आपने टाइम दिया और हमारे यूथ को ये कहा कि आप जैसे फ़लस्तीन की चीज़ों से, फ़लस्तीन से जैसे प्यार करें, और यहूदी जो हम पूरा एक एजेंडा चला रहे हैं, जैसे हमने उनकी सारी प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया, इसी तरह हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस बच्चे कर रहे हैं और जो छोटे सेलर्स हैं उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए, उनका हमें बिजनेस प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह हमने बाकी बड़े बिग ब्रांड्स को एक तमाचा मारा है बंद करके पाकिस्तान में, और ये बताया कि आपकी प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, और इसी तरह अगर हम अपनी इसी तरह इंडस्ट्री को हेल्प आउट करें तो हम भी अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। अपने मेजबान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।